इतिहास में ना कुछ तारीखें बस कैलेंडर के पन्ने नहीं होती, वो खून से लिखी जाती हैं। ऐसी तारीखें जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के पतन की वजह बनती हैं और एक नए राष्ट्र को जन्म देती हैं। चलिए आज ऐसी ही एक कहानी की गहराई में उतरते हैं। सिर्फ 10 मिनट सोचिए, बस 10 मिनट, लेकिन इन 10 मिनटों ने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया और हिंदुस्तान की तकदीर, उसकी किस्मत का रुख ही मोड़ कर रख दिया। तो चलिए उस दिन में वापस चलते हैं। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। दिन था बैसाखी का। सोचकर देखिए, हवा में त्योहार की खुशबू थी, जश्न का माहौल था। जलियांवाला बाग लोगों की हंसी और खिलखिलाहट से गूंज रहा था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि खुशियों से भरा वो दिन हमारे इतिहास के सबसे काले, सबसे दर्दनाक दिनों में से एक बन गया? वहां पर हजारों लोग जमा थे। बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, मतलब पूरा का पूरा परिवार। कई लोग तो आसपास के गांव से सिर्फ बैसाखी का मेला देखने आए थे। उनके लिए ये कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, ये तो बस त्योहार मनाने की एक जगह थी। उन्हें तो शायद पता भी नहीं था कि शहर में कोई सरकारी हुक्म, कोई पाबंदी लगाई गई है। और फिर शाम के करीब 4:30 बजे जैसे वक्त ही रुक गया। ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ बाग के अंदर आया और उसने सबसे पहला काम क्या किया? बाहर निकलने का जो एक ही तंग सा रास्ता था, उसे बंद करवा दिया। कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई ऐलान नहीं किया गया। सीधा हुक्म दिया गया, फायर। और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पूरे 10 मिनट तक मौत का वो नंगा नाच चलता रहा। और जब गोलियां रुकी तो बाग की जमीन पर सिवाय लाशों के कुछ नहीं था। तो सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या लिखा गया कि 379 लोग मारे गए, बस। लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी कागजों पर लिखे नंबर थे। असलियत की चीखें इन नंबरों से कहीं ज्यादा थीं। गैर सरकारी आंकड़े तो कहते हैं कि मरने वालों की गिनती 1000 से भी ज्यादा थी। मतलब इस दर्द की गहराई वो सरकारी फाइलें कभी बयां नहीं कर सकती थीं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि क्या हुआ। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्यों हुआ। आखिर एक शांति से बैठी निहत्ती भीड़ पर इतनी बेरहमी क्यों की गई? चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं। इस नरसंहार की वजह समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। कहानी की जड़ें उस एक चिंगारी में छिपी हैं जिसने पूरे अमृतसर में गुस्से की आग भड़का दी थी। तारीख थी 10 अप्रैल 1919। उस दिन ब्रिटिश हुकूमत ने अमृतसर की आवाज को दबाने की एक बड़ी कोशिश की। शहर के दो सबसे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये लोगों की उम्मीद थे। उस वक्त चल रही आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा थे। और बस उनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली, इसने बारूद में आग लगाने का काम किया। वो गुस्सा जो सालों से लोगों के दिलों में सुलग रहा था, अब वो लावा बनकर सड़कों पर आ गया। लोगों के सब्र का बांध जैसे टूट चुका था। लेकिन एक मिनट, क्या इतना बड़ा गुस्सा सिर्फ 2 नेताओं की गिरफ्तारी से भड़क सकता है? या फिर ये तो बस एक छोटा सा लक्षण था और असली बीमारी की जड़ें कहीं और बहुत ज्यादा गहरी थीं? आखिर इस पूरी कहानी का असली मुजरिम कौन था? तो अब वक्त आ गया है उस असली मास्टरमाइंड को बेनकाब करने का। वो वजह जिसने सिर्फ अमृतसर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अशांति और गुस्से की आग लगा रखी थी। और ये मास्टरमाइंड कोई इंसान नहीं था, ये था एक कानून। एक ऐसा काला कानून जिसने लोगों के बुनियादी हक और उनकी आज़ादी पर सीधा सीधा हमला किया था। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। 1919 में ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जो असल में आज़ादी की हर आवाज़ को कुचलने के लिए बनाया गया एक हथियार था। लोगों ने इसे एक नाम दिया था जो इसकी पूरी कहानी कह देता है: बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। अब जरा सोचिए कि ये कानून सरकार को कितनी खतरनाक ताकतें देता था। पहली बात, किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पे बिना कोई केस चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। दूसरी बात, पुलिस बिना वारंट के कहीं भी तलाशी ले सकती थी, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। और तो और, प्रेस की आज़ादी, मतलब अखबारों पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, यह हर भारतीय के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। कहते हैं ना कि जुल्म जब अपनी हदें पार कर जाता है तो वो इनकलाब को जन्म देता है। जलियांवाला बाग के साथ भी ठीक यही हुआ। तो अब देखते हैं कि इस नरसंहार का नतीजा क्या निकला। इस खून से सनी मिट्टी से आज़ादी का आंदोलन और भी मजबूत होकर कैसे खड़ा हुआ।
इस एक घटना ने ब्रिटिश राज के इंसाफ के झूठे नकाब को हमेशा हमेशा के लिए फाड़ कर फेंक दिया। जो थोड़ा बहुत भरोसा लोगों के मन में बाकी था भी, वो उस दिन बाग में बहे खून के साथ ही बह गया। अब देश के हर कोने में ये बात साफ हो चुकी थी कि आज़ादी से कम अब कुछ भी मंजूर नहीं होगा। तो सवाल ये है कि इस बेहिसाब जुल्म का आखिरी नतीजा क्या निकला? इस क्रूरता ने इतिहास को आखिर किस नए मोड़ पर ला खड़ा किया? इसका जवाब एक आंदोलन के नाम में छिपा है, असहयोग आंदोलन। जी हाँ, जलियांवाला बाग में उठी चीखें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने पूरे देश को एक साथ आने का आह्वान किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस नरसंहार से निकली आग ने ही उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया जिसने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी। तो इतिहास का ये दर्दनाक पन्ना आखिर हमें सिखाता क्या है? आज भी हमें इसे याद रखने की जरूरत क्यों है? इसके सबक बहुत साफ हैं। सबसे पहला सबक तो ये है कि दमनकारी कानून और जुल्म लोगों को दबाने के बजाय उनके अंदर के गुस्से को और भड़का देते हैं। दूसरा सबक कि कभी-कभी एक बहुत बड़ा और गहरा जख्म ही पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने का काम करता है। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी सबक ये है कि बेइंतहा हिंसा के जवाब में भी दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ 10 मिनट की एक घटना एक पूरे राष्ट्र की किस्मत बदल सकती है और एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंत की शुरुआत बन सकती है।